कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और तो z माइनस वन का मॉड इक्वल टू टू विल रिप्रेजेंट, मतलब क्या जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। z माइनस वन इक्वल टू टू क्या है ये, लाइन, स्फेयर, सर्कल या सिलेंडर। सिलेंडर क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस टू हो जाएगा। ठीक है, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर वन और जीरो। यहाँ पे देखो ए प्लस आयोटा बी के टर्म में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर है, ए है, क्या बोलते हैं, बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी की जगह पे जीरो, ए जीरो जो है इसका सेंटर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन z इक्वल टू टू होता तो ये जो है हम लोग का क्या होता, स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर होता। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, जीरो पे है। ये क्या दिया हुआ है, z माइनस वन का स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन, क्योंकि ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा वाई का मॉड इक्वल टू टू। यानी कि इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, या फिर ये टू, टू का स्क्वायर, सॉरी टू का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है रेडियस हो जाएगा, और ये वन और ये जीरो, ये वन जीरो जो है इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो कैसा दिखेगा, ये जो सर्कल है ये माइनस वन यहाँ पे, सॉरी वन है, ये वन यहाँ पे, ये वन, वन यहाँ पे, और y का वैल्यू जीरो, ये x का वैल्यू वन और y का वैल्यू जीरो, और उसका रेडियस कितना है, टू। यानी कि ये रेडियस, ये जो सर्कल है हम लोग को इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है। x प्लस आयोटा वाई यानी जेड माइनस वन का मॉड इक्वल टू टू। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, और ये जो है एक सर्कल का जो है वो इक्वेशन होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन। अगर ये जो है हम लोग का क्या है, फंक्शन है, तो एफ ऑफ वन माइनस आयोटा का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन। तो एफ ऑफ वन माइनस आयोटा का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वन माइनस आयोटा का, ये, हाँ, यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस टू जेड है तो माइनस टू, वन माइनस आयोटा और प्लस वन। अब ये वन माइनस आयोटा को ए स्क्वायर, ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से करेंगे तो ये वन, वन का स्क्वायर माइनस टू आयोटा, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद क्या जाएगा, माइनस टू आयोटा प्लस वन, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये टू आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वन, और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू प्लस वन क्या बचेगा, माइनस वन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए माइनस वन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है। जेड, जेड इक्वल टू क्या दे दिया है, वन प्लस आयोटा आई दे दिया है, तब ये इसको पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बताया था, आर का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू जो है हम लोग टेन थीटा से निकालते हैं। देखो जेड का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट जो है वो वन वन है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू वाई बटे एक्स, या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एक बटे एक यानी कि वन, और टेन इनवर्स वन, टेन के किस वैल्यू का, किस एंगल का जो वैल्यू है वो वन होता है, पाई बाई फोर का।
तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। इस टाइप से जो है इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक जो है वो अगर आप लोग का स्ट्रॉन्ग है तो इसके क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक, देयर आर टू फंक्शन एफ और एफ ऑफ जेड जो है वो है दिए गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। मैं बताया था आप लोग को, जेड जो होता है वो एनालिटिक होता है और जेड बार जो होता है वो नॉट एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, तो जेड जो है वो एनालिटिक होगा और जेड बार जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ एनालिटिक ये गलत है, बोथ नॉन एनालिटिक ये भी गलत है, और ये जेड ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा फलन जो है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। कौन सा होगा, मॉड ऑफ जेड होगा क्या? हम्म, मॉड ऑफ जेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड ऑफ जेड का वैल्यू क्या होता है, जेड, जेड बार या जेड स्टार जो भी बोलो का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है मॉड ऑफ जेड का वैल्यू। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जेड और जेड का बार। यहाँ पे जेड का बार आ गया, यानी कि ये जो है एनालिटिक नहीं होगा। जेड का बार आ गया, एनालिटिक नहीं होगा। 1/z, और ये क्या है, जेड का बार आ गया, मतलब ये जो है एनालिटिक होगा। लेकिन कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, जेड इक्वल टू 0 पे जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो ये जो है एक बटे जेड एक्सेप्ट एट क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बताओ तो, इसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये z इक्वल टू 0 जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट। क्योंकि ये आई जेड बटे जी जेड के फॉर्म में है, जी जेड का वैल्यू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 0 ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सभी जगह जो है ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ साइन 1/z@इंफिनिटी। ठीक है, साइन साइन जेड का जो वैल्यू 1/z में जो है ये साइन मतलब ये एफ ऑफ जेड का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो है इंफिनिटी में हम लोग को क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू निकालने वाला लास्ट में पढ़े थे, जेड इक्वल टू क्या बोलते हैं, किसी भी वैल्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट में जो है वो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम लोग जी टी निकालते हैं। ठीक है, जी टी का वैल्यू निकालते हैं -1/t² वाला। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन ही देखते हैं। ये जी टी का जो वैल्यू है वो क्या बोलते हैं, रेसिड्यू जो है, रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू रेसिड्यू एट टी इक्वल टू 0, जहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, 1/z है। और किस फंक्शन के लिए, जी टी फंक्शन के लिए। और जी टी का वैल्यू क्या होता है, -1/t² एफ 1/t, एफ ऑफ 1/t। ठीक है, इस वैल्यू का जो है वो रेसिड्यू निकालेंगे। साइन 1/z के लिए अगर z का वैल्यू 1/t रखेंगे तो ये gt का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1/z की जगह 1/t रखेंगे तो ये जो है वो साइन t आ जाएगा। ठीक है, अब जो रेसिड्यू ऑफ gt होगा वो क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ टी इनवर्स, या एक बटे टी का जो है वो कॉफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो साइन का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, टी -t³ 3 का फैक्टोरियल प्लस t5 5 का फैक्टोरियल। मैं जो है आप लोगों ना ग्रुप में कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका एक्सटेंशन जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, वो जो है आप लोग याद रखेंगे। आप लोग को वो एक्सटेंशन पता है?
ये, ठीक है। ये सब एक्सपेंशन साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक्स माइनस, नहीं दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। हाँ, चलो छोड़ो। ये जो है एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे तो ये टी माइनस टी क्यूब, थ्री का फैक्टोरियल प्लस टी की पावर फाइव, फाइव का फैक्टोरियल, ये जो है हम लोग का साइन टी का जो है वो एक्सपेंशन है। अब यहाँ पे ये टी स्क्वायर को जब अंदर लेंगे तो ये माइनस वन अपॉन टी माइनस माइनस टी बाई टी का फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो हम लोग का जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वन अपॉन टी का जो है वो कॉफिशिएंट होता है, या वन अपॉन जेड का जो कॉफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, V1, जो लॉरेंट सीरीज होता है, ठीक है। इसे मैक्लॉरिन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज होता है इसे वन अपॉन टी का जो कॉफिशिएंट होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे रेसिड्यू कितना हो जाएगा, वन अपॉन टी का कॉफिशिएंट क्या है, -1। तो यहाँ पे जो रेसिड्यू है वो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेसिड्यू है वो क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद द वैल्यू ऑफ जेड बार, ये इसका इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ जेड बार डी जेड अलोंग अपर हाफ ऑफ सर्कल जेड बार इक्वल टू 1 फ्रॉम जेड इक्वल टू -1 टू जेड इक्वल टू 1। ये सिंपल सा जो है वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखो आई का जो वैल्यू है वो क्या दिया है, -1 से 1 जेड डी जेड, ठीक है। और अपर हाफ में मतलब अगर ये जो है हम लोग का, देखो ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इसके ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू जो है यहीं पे हम लोग को क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं z इक्वल टू किस तरह से लिख, अच्छा यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, ठीक है। जो मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z को ही हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये हम लोग जो इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये r का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर आयोटा थीटा बचेगा। और z बार का वैल्यू क्या लिखते हैं, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो z बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर ये z का वैल्यू है तो dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो है वो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करें तो ये आयोटा e की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ये dz का वैल्यू आ जाएगा। अब ये सब वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, जेड बार का वैल्यू e की पावर माइनस थीटा। अच्छा यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे, लिमिट जो है वो 0 से पाई, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 रहता है और यहाँ पे आने के बाद ये जो वैल्यू है वो पाई आ जाता है, ठीक है। अगर इधर से जाए और इधर से जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो -पाई आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में डायरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर हम लोग उल्टे डायरेक्शन में, अगर घड़ी के उल्टे दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हम लोग का पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि ये अंदर वाला एरिया रहता है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, घड़ी की दिशा में करते हैं, तब जो इंटीग्रेशन आता है ये बाहर वाले एरिया का आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। याद रखेंगे कि इसमें जो इंटीग्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। अगर नहीं दिया है मतलब आप लोग यही मानेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछा है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे 0 से कहाँ, पाई। तो इंटीग्रेशन हम लोग का 0 से पाई हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर ये जो है dz का वैल्यू, ठीक है, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ये आयोटा थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आयोटा डी थीटा बचेगा, यानी कि हम लोग का जो है वो पाई आयोटा आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे घर में, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा पाई, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
रेसिड्यू ऑफ, ये देखो रेसिड्यू निकालने के लिए क्वेश्चन है, रेसिड्यू ऑफ cos z अपॉन z एट z इक्वल टू 0। सबसे पहले रेसिड्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, देखेंगे कि वो पोल है कि नहीं है। इसका सिंगुलैरिटी क्या होगा, जी जेड को जो है वो 0 के बराबर रखेंगे। देखो कहाँ चला गया, यू 29 के बाद एक पेज नहीं है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग ये जो है इसको थ्रू दिया है मेरे से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। z इक्वल टू 0 जो है हम लोग का क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब इस सिंगुलर पॉइंट में हम लोग को क्या करना है, इसका रेसिड्यू निकालना है। अगर ये कौन से ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो पोल है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर सिंपल पोल है तब जो ऊपर का जो फंक्शन है वो ऐसे ही रहता है 5z, और नीचे वाले फंक्शन को जो है वो एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और यहाँ पे z का वैल्यू जो है वो रख देते हैं। ठीक है, 5z का वैल्यू क्या है, cos z है। ठीक है, और नीचे क्या था, z था, z का एक बार अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर z का वैल्यू 0 रख देंगे तब ये क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू cos 0 बटे 1, यानी cos 0 का वैल्यू 1 बटे 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है हम लोग का, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि जो रेसिड्यू है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको रेसिड्यू और एक मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये भी देख लो। जो cos z का जो एक्सपेंशन होता है, cos z का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, और भी बहुत सारा टर्म। ठीक है, सिर्फ इवन टर्म रहेगा, तो ये जो है cos z का एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग का जो फंक्शन है वो क्या है, cos z अपॉन 1 अपॉन z, तो यहाँ पे जो है वो 1 अपॉन z आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन z माइनस z अपॉन 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस z का क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन z का कॉफिशिएंट क्या है, ये 1 अपॉन z है, और इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो जो हम लोग का रेसिड्यू है वो रेसिड्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी जो है हम लोग रेसिड्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड जो है वो याद रखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ना सिंगुलैरिटी निकालने के लिए और रेसिड्यू निकालने के लिए ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वो क्या बोलते हैं हम लोग का, सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह निकालना है, और उसके बाद फिर अलग क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना आप बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 50। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन वो होते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, हम लोग का हार्मोनिक फंक्शन होता है। देखो हार्मोनिक फंक्शन के, मैं एक चीज आप लोग को बताना भूल गया, जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स फलन z होता है। ठीक है, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, u x y प्लस आयोटा ई एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये u होता है और जो v होता है ये हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमें अगर j एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, ठीक है, अगर एफ जेड जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, तो u और v जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। हार्मोनिक फंक्शन होंगे यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और डेल टू भी अपॉन डेल यू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा अगर फंक्शन हम लोग का क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो u और v जो है वो हार्मोनिक होंगे। ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग हार्मोनिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और ये हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद ये देखो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद ये इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो आएंगे, जो कि किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, कॉची, रेसिड्यू
थ्योरम पे जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे। और ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलते हैं हम लोग का, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू। यानी ये जो फंक्शन है इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन है ये दिया गया है एफ ऑफ जेड, जो ये फलन है हम लोग का एफ ऑफ जेड, इसका जो है वो रेसिड्यू निकालेंगे। ये जो नीचे का वैल्यू है उसको हम लोग जीरो के बराबर रख देंगे, 2z माइनस आयोटा को जीरो के बराबर रख देंगे, तो z इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। तो इसके लिए जो है हम लोग रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, या तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, और ये दूसरा मेथड होता है। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू z0, z माइनस z0 एफ ऑफ z से भी जो है हम लोग का रेसिड्यू निकलता है। ठीक है, b1 इक्वल टू, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखिए इसको। आप पहले वाले फॉर्मूले से भी क्या बोलते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट ये z माइनस आयोटा बाई 2, और यहाँ पे जो है ये 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तब ये z माइनस आयोटा बाई 2 होगा, ये और ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग इसका अवकलन भी करते तो भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचता। ठीक है, z क्यूब माइनस 6 बाई 2 जो है वो बचता, ये z क्यूब माइनस 6 बाई 2 ही बचता यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हम लोग अवकलन कर देते तो सेम है, दोनों मेथड जो है वो सेम है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आयोटा की आयोटा बाई 2 की, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, z का पावर जो वैल्यू जो है वो आयोटा बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आयोटा बाई 2 का क्यूब माइनस 6 बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा माइनस आयोटा बाई 16 माइनस 3। ठीक है, अब कॉची इसका जो इंटीग्रेट, ये रेसिड्यू निकला है। ठीक है, ये आंसर नहीं है हम लोग का, ये रेसिड्यू निकला है। और ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 2 पाई आयोटा रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ रेसिड्यू रहता है, लेकिन यहाँ पे एक ही सिंगुलर पॉइंट है, तो एक ही जो है वो रेसिड्यू आएगा। और इसको जो है 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये -1 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस आ गया यहाँ पे, और ये 2 और ये 16 जो है वो 8 आ जाएगा, 5/8 माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 पाई आयोटा। ये जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये जो है इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5/, ये जी नहीं है, ये 8 है। ठीक है, 5/8 माइनस 6 पाई आयोटा। इस तरह से जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉस जेड जो है, एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड जो है वो क्या है, इसमें एनालिटिक है कि नहीं है, सिंगुलरिटी है, इस पॉइंट में जो है वो सिंगुलरिटी है। ठीक है, 5/2 जो है एक सिंगुलरिटी है, क्या है ये जो है हम लोग को देखना है। मैं आप लोग को डेफिनेशन में बताया था एनालिटिक फंक्शन के, कि अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो, जेड का कोई पोलिनोमियल हो। ठीक है, कॉस जेड हो, साइन जेड हो, e की पावर जेड हो, तो वो हमेशा क्या होगा, एनालिटिक होगा, और एनालिटिक एवरीवेयर होगा। ठीक है, सभी जगह जो है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, देखो इसमें आप लोग को एनालिटिक कंडीशन जो है वो चेक करना नहीं पड़ेगा। अगर ये सब चीजें हैं, ठीक है, जेड है, कॉस जेड है, साइन जेड है, e की पावर जेड है, तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा ही होगा। और जो फंक्शन एनालिटिक होगा उसका कोई सिंगुलरिटी नहीं होगा। ठीक है, उसका हम लोग को सिंगुलरिटी और नहीं चेक करना है। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये सब चीजें जो है उसमें होंगी। अब यहाँ पे देखो, जो फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है हम लोग को दिया गया है, तो ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फॉर ऑल जेड, एनालिटिक फॉर जेड जेड इक्वल टू -2, नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसमें हम लोग को ये फंक्शन सभी जगह एनालिटिक होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में जो है कुछ टर्म्स है, और जो बटे में अगर कुछ टर्म आ गया, मतलब ये मान यहाँ पे जो है कुछ सिंगुलर पॉइंट होंगे, तो इसका जो सिंगुलरिटी होगा वो क्या होगा, हाँ, जेड स्क्वायर प्लस 4 को जो है वो 0 के बराबर रख देंगे। ये जो है एनालिटिक एवरीवेयर होगा ये। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर रख देंगे, इसका वैल्यू जो है वो -4 आएगा। और जेड का जो वैल्यू है ये -1 का अंडर रूट लेंगे तो आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये जो है हम लोग का सिंगुलरिटी हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर
पॉइंट, और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर सिंगुलर पॉइंट है। और एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है, पर कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2 पर जो है वो एनालिटिक नहीं है, और बाकी सभी जगह जो है ये फलन क्या है, एनालिटिक है। उसके बाद ये देखो, ये जो है यू एन का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो है वी एन का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, और दोनों क्या है, ये बाउंडेड है बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन, क्योंकि दोनों बाउंडेड है तो ये जो है वो बाउंडेड होगा, ठीक है, ये जो है एक बाउंडेड फंक्शन होगा। उसके बाद ये जो है किसका एक्सपेंशन है, जेड समेशन ऑफ एन माइनस वन की पावर एन जेड की पावर 2n बाई फैक्टोरियल 2n, ये जो है किसका एक्सपेंशन होता है, किसका वैल्यू होता है, ये जो होता है हम लोग का जेड का, कॉस जेड का जो है वो एक्सपेंशन होता है। अभी मैं यहाँ पे लिखा था, ठीक है, कॉस जेड का जो है वो एक्सपेंशन होता है। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, और ये जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस जेड, और ये जो है हम लोग का कॉस जेड का एक्सपेंशन होता है। मैक्लॉरिन सीरीज इज ए टेलर सीरीज विथ सेंटर, ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो कब टेलर सीरीज बन जाता है, ये किसके लिए बन जाता है, z इक्वल टू जीरो के लिए, z जीरो इक्वल टू जीरो के लिए जो है ये मैक्लॉरिन सीरीज है वो टेलर सीरीज बन जाता है, ठीक है। अगर z इक्वल टू z जीरो इक्वल टू जीरो ले ले तो जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो हम लोग का क्या बन जाएगा, टेलर सीरीज बन जाएगा। वेव फंक्शन, सॉरी देन, ये जो फंक्शन है वो दिया गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो एनालिटिक क्या बोलते हैं, एनालिटिक नहीं है बोल रहा है, ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। पहला क्या है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, यहाँ पे तो जेड का बार आ गया, मतलब ये तो एनालिटिक होगा ही नहीं। हाँ, कौन सा एनालिटिक है, यानी कि ये जो है एनालिटिक नहीं होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, रियल पार्ट वाला बताया था, ठीक है, ये क्या होता है, रियल पार्ट जो होता है वो 1/2 ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का बार के बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये फलन भी जो है वो एनालिटिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जेड बार आ गया। देखो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है वो जेड इंटू जेड जेड बार के बराबर होता है, यानी कि ये जो है एनालिटिक नहीं होगा। जेड रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के, हाँ 1/2 भी आएगा यहाँ पे, तो ये भी जो है हम लोग का एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी जो है वो एनालिटिक नहीं है। उसके बाद आता है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका जो है हार्मोनिक कंजुगेट क्या होगा। देखो, मैं बताया था ना कि ये जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, और ये जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं, ठीक है। u का जो हार्मोनिक कंजुगेट होगा वो v होगा, और v का जो हार्मोनिक कंजुगेट होगा वो क्या होगा, u होगा, ठीक है। बाकी दोनों अलग अलग हार्मोनिक फंक्शन होंगे, यहाँ पे u और यहाँ पे v मत लिख देना, ठीक है। ये u के लिए हो, ये u के लिए है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ v के लिए है, ठीक है। और दोनों जो है वो अलग अलग हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं, संयुग्मी, ठीक है, कंजुगेट। अगर इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालें तो ये होगा, और इसका हार्मोनिक कंजुगेट जो है वो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि u का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, और v जो इमेजिनरी पार्ट है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग एक ही मेथड याद रखेंगे, इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक ही मेथड याद रखेंगे, कौन सा, सीआर इक्वेशन वाला, कॉची रीमान इक्वेशन जो है, सिर्फ उसी मेथड को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये u x जो है इसका वैल्यू हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है, डेल u बाई डेल एक्स, और डेल u बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, -2y प्लस एक्स आ जाएगा।
और हम लोग जानते हैं सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं, कॉची रीमान इक्वेशंस, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, या डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, डेल यू बाई डेल वाई का जो यहाँ से ये नहीं, ये भी यू नहीं, ये भी है। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाई डेल वाई, तो डेल वी बाई डेल वाई भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई जो होता है वो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस 2y प्लस एक्स। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो v का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसका समाकलन करेंगे, बहुत है भैया, चला गया था, नेटवर्क नहीं था सर। हाँ ठीक है जी। ठीक है, तो ये जो हम लोग को फंक्शन मिला है, ये y के रेस्पेक्ट में अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, 2xy आ जाएगा, ये y का समाकलन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो फलन बचेगा वो, यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं ना हम लोग समाकलन, समाकलन का कांस्टेंट की जगह यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे, क्यों, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहा है। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, अच्छा ये इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो इसका जो समाकलन है वो क्या आ जाएगा, -2y, ये माइनस है। ठीक है, ये जो है ये माइनस है, यहाँ वो मिस्टेक हो गया, -2y x आ जाएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसका इसका समाकलन करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y, ये एफ एक्स और ये एफ वाई क्या है, अब देखो ये भी v का वैल्यू है हम लोग का, रुको एक मिनट रुको, हाँ तो थोड़ा सा ज्यादा कचरा हो गया। आवाज आ रहा है अभी? यस सर। नहीं ये है, हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये जो इंटीग्रेशन हम लोग को क्या बोलते हैं, ये जो हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं वो इस फंक्शन का किए हैं। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में किए हैं, तो क्या आ गया, 2xy प्लस ये वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या लिए हैं, x का जो है वो फलन दिए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक माइनस साइन था, क्योंकि डेल यू बाई डेल वाई का जो वैल्यू होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है, ये माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है और ये जो है माइनस है, ये ठीक है ना? और इसका हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे समाकलन,
ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे देखो v का जो है वो दो वैल्यू मिला है। जब एक बार हम लोग x के रेस्पेक्ट में इसको समाकलन किए हैं, और जब इसको y के रेस्पेक्ट में समाकलन किए हैं। जब इसको y के रेस्पेक्ट में समाकलन किए हैं, ठीक है, जब इसको y के रेस्पेक्ट में समाकलन किए हैं तो f ऑफ x मिला है, और जब v के रेस्पेक्ट में समाकलन किए हैं तो f ऑफ y मिला है। ठीक है, तो ये जो f ऑफ x होता है, ये दूसरे फलन का जो x का डिपेंडेंट फलन होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे x का फलन क्या है, जो सिर्फ x पे डिपेंड करता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पे जो f ऑफ x है उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। या फिर यहाँ पे देखें तो ये जो f ऑफ y होगा, ये y के रेस्पेक्ट में जो समाकलन किए हैं उसमें सिर्फ y का फलन, यानी कि ये, या इस फलन में हम लोग क्या रख देंगे, y स्क्वायर प्लस टू रख देंगे। हाँ, तो ये जो है हम लोग का ये जो v का वैल्यू है हम लोग को मिल जाएगा। तो v का वैल्यू क्या आ गया, 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये कौन सा था, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन, सॉरी सर, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2xy प्लस हाफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद e की पावर साइन z। ठीक है, e की पावर जो है हम लोग का क्या है, साइन z है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, z इक्वल टू इनफाइनाइट में जो सिंगुलरिटी है उसका टाइप निकालना है। ये पोल होगा, रिमूवेबल होगा, क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड होगा, या फिर आइसोलेटेड होगा। मैं यहाँ पोल के डेफिनेशन में आप लोग को लिखवाया हूँ कि अगर e की पावर साइन z, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आता है, ठीक है, साइन z, e की पावर में अगर कुछ फंक्शन वगैरह आता है, ठीक है, तो ये जो होगा क्या होता है हम लोग का, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये अगर ये आपको देख, इसमें जो है मैं मतलब ये इसको कैलकुलेट करके भी बता दिया हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या देखना है, ये e की पावर में आ गया, ठीक है, तो ये जो होगा एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे जो है वो आइसोलेटेड, यहाँ पे आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड भी पूछा है क्या, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है, देखो, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी और आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसके लिए जो है हम लोग को ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, बाकी ये इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये बस इतना याद रखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, और ये इसका जो है वो पोल ज्ञात करते हैं या फिर रेसिड्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से जो है वो बता सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्या होगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। इसके बाद देखो, ये f ऑफ z इक्वल टू, ये जो फंक्शन है वो दिया गया है। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर का पोल होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2, 3 या पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा या रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। ठीक है, सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं, ये जो z है उसको 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे z क्यूब को अगर हम लोग 0 के बराबर रखते हैं तो z का वैल्यू क्या आएगा, 0 0 0, 3 बार जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, अगर ये केस रहता तो इसे हम लोग बोलते पोल, और पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, 3 बोलते। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 3 बोलते। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर लिखा है z माइनस साइन z, इसका भी 0 ज्ञात करेंगे, और z इक्वल टू 0। ठीक है, z इक्वल टू 0 पे साइन z 0 होगा, साइन z 0 होगा, और z भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। और ऐसा केस आता है तो क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यानी ये जो 3 0 है, 3 0 में से जो एक 0 है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है, क्या होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। तो ये जो हम लोग का z क्यूब वाला जो टर्म है, इसमें सिर्फ 2 ही बचेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, f ऑफ z का जो वैल्यू है ये है,
कायदे से हम लोग को क्या करना है, z क्यूब का वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डर 3 का हम लोग को पोल मिलेगा। ठीक है, ये फाइव ऑफ z है, फाइव ऑफ z का वैल्यू 0 रखेंगे तभी हम लोग को z इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, z इक्वल टू 0 साइन z इक्वल टू 0 तभी ये 0 होगा। और ये जो है हम लोग का 0 ऑफ ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो जो z इक्वल टू 0 होगा वो क्या होगा, 3 माइनस 1। यहाँ पे इन दोनों को जो है वो घटा देंगे। अगर यहाँ पे 2 आता तो इसको 3 माइनस 2 करते और पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 3 0 है, 3 0 में से 2 ही 0 जो है वो क्या है, पोल है, और एक 0 जो है वो क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। समझ में आया ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर वो 0 भी हो और पोल भी हो तो वो जो होता है रिमूवेबल होता है। ठीक है, अगर वो सिर्फ पोल है 0 नहीं है तो वो जो है पोल ही होगा। तो ये होता है हम लोग का। ठीक है, इस टाइप से जो है वो निकालते हैं। उसके बाद अगर f ऑफ z जो है वो एनालिटिक है, ये जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का जो है हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन दिया होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को इसमें ध्यान क्या रखना, क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान देनी है। ये देखिए यहाँ पे ये अगर एनालिटिक है तब तो 0 है और कुछ देखना नहीं है। एनालिटिक अगर नहीं है तो कहाँ एनालिटिक नहीं है। ये जो है z अगर ये वैल्यू 0 रखे हम लोग तो z इक्वल टू क्या आएगा, 4 और 2। z इक्वल टू 4 और 2 में जो है ये एनालिटिक नहीं है, यानी कि z इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, देखो ये है। ठीक है, z जो पोल है वो क्या है हम लोग का, z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, देखो कि हम लोग का जो c है जहां पे हम लोग समाकलन कर रहे हैं वो क्या है, वो जो है ये है मॉड ऑफ z इक्वल टू 3। ये वाला इंटीग्रेशन ना समझना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। देखो क्या दिया है हम लोग का, z इक्वल टू 0 जो है वो एक पोल ऑफ ऑर्डर, सॉरी क्या था यार क्वेश्चन, ये फंक्शन था हम लोग का। ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लिया गया है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कहाँ लिया गया है, z इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू 3। मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस कितना है, ये 3 है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 1 2, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये है हम लोग का सर्कल। ठीक है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z है तो इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, यानी कि सेंटर, ये जो है इसका सेंटर है और ये जो है सर्कल है। अब यहाँ पे देखो जो हम लोग को सिंगुलरिटी मिला है वो सिंगुलरिटी कितना कितना मिला है, z इक्वल टू 2 मिला है और 4 मिला है, यानी कि ये है 2 और ये है 4, ये दो जो है वो सिंगुलरिटी है। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग का जो इंटीग्रेशन है वो तो इसी एरिया में है ना, तो इस पोल से हम लोग का कोई लेना देना है क्या, नहीं है। तो इस पोल के लिए हम लोग रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस पोल को जो है वो छोड़ देंगे, ये हम लोग के काम का पोल नहीं है। हम लोग के काम का पोल वही है जो रीजन दिया गया है उस रीजन के अंदर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप सेट देख लो या फिर क्या बोलते हैं आप नेट भी देख लो, तो इस कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा रीजन के अंदर में जो क्या बोलते हैं हम लोग का सिंगुलरिटी होता है उसी पे होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग के यहाँ अभी जो है हम लोग का जो पोल है वो सिर्फ z इक्वल टू 2 ही है जिसपे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बट ओनली z इक्वल टू 2 लाई इन साइड दिस। ठीक है, ये सर्कल के अंदर में सिर्फ z इक्वल टू 2 है, तो रेसिड्यू हम लोग कहाँ पे निकालेंगे, z इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। ठीक है, देखो क्योंकि जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आयोटा समेशन ऑफ रेसिड्यू होता है। कायदे से हम लोग को क्या करना चाहिए था, मतलब z इक्वल टू 4 पे रेसिड्यू निकालना था, z इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू निकालना था, दोनों रेसिड्यू को जोड़ देना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। ठीक है, z इक्वल टू 2 इसके अंदर है तो सिर्फ z इक्वल टू 2 के लिए जो है वो रेसिड्यू निकालेंगे। अब रेसिड्यू जो है वो z इक्वल टू 2 पे कैसे निकालेंगे,
इस मेथड से निकाल सकते हैं लिमिट z। अगर देखो इस टाइप का फंक्शन होता है तो ये मेथड जो है वो काम आता है। कैसे निकाल, ये रेसिड्यू का ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखा हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है देखो, अगर z इक्वल टू z0 एक सिंपल पोल है, ठीक है, तब इसका जो रेसिड्यू b1 होता है इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, z टेंस टू z0 z माइनस z0 f ऑफ z, ठीक है। जो भी फंक्शन रहेगा उसमें z माइनस z0 का मल्टीप्लाई करके उसका लिमिट निकाल देंगे, तो ये जो है हम लोग का रेसिड्यू हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किए हैं, z टेंस टू 2 z माइनस 2, और यहाँ पे फंक्शन पूरा लिख दिए हैं। इससे क्या होता है कि ये z माइनस 2 और z माइनस 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाता है, और इस फंक्शन में हम लोग को बस अब 2 का वैल्यू रखना है, ठीक है। z की जगह 2 रखेंगे तो साइन 4 पाई और कॉस क्या बोलते हैं 4 पाई, साइन 4 पाई का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 4 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस के कारण ये जो है माइनस हाफ ये वैल्यू आएगा, यानी कि ये क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं है, ये है रेसिड्यू का वैल्यू, ठीक है। ये रेसिड्यू आ गया। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा 2 पाई आयोटा, और इस यहाँ पे जो है वो रेसिड्यू का वैल्यू रख देंगे, तो 2 पाई आयोटा इंटू माइनस हाफ, यानी कि क्या जाएगा माइनस पाई आयोटा। ऑप्शन सी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, माइनस पाई आयोटा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन z स्क्वायर माइनस 1, इस पे जो है हम लोग को क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। ये क्वेश्चन मुझे 63 की जगह जो है वो 64 बन गया है, ये जो है वो 64 है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो हम लोग का, इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एडिशन वाला जो चीज है वो यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग का z स्क्वायर माइनस 1 जो है वो dz है, इसका वैल्यू 0 रखेंगे तब हम लोग को जो है वो सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो सिंगुलर पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे 1 आएगा, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 1। और हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्लेन क्या दिया है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। यानी कि ये, और इसका सेंटर क्या है 0 0 0 0, और ये वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, और हम लोग का जो आया है क्या आया है, ये 1 आया है, ये 1 और ये माइनस 1, ठीक है। यानी दोनों जो है इस प्लेन के अंदर में है, यानी कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए जो है वो रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला रेसिड्यू निकालते हैं z इक्वल टू 1 के लिए, तो z इक्वल टू 1 के लिए जो रेसिड्यू है वो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1, और फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 है, ठीक है, 1 अपॉन है, तो ये 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 को z माइनस 1 और क्या लिख सकते हैं z प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को निकालना है, ये z माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। z इक्वल टू माइनस 1 पे क्या आ जाएगा रेसिड्यू, लिमिट z टेंस टू 1 माइनस 1, ठीक है, z प्लस 1, ठीक है, z माइनस 1 की जगह माइनस 1 रखेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 1 और यहाँ पे z प्लस 1, तो ये z प्लस 1 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे z का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ये क्या जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है z प्लस 1 के लिए रेसिड्यू, ये जो है z माइनस 1 के लिए रेसिड्यू। तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ रेसिड्यू है उसका वैल्यू कितना है, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू,
यानी कि 2 पाई आयोटा इंटू 0, और इसका जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो है हम लोग को दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल हम लोग को दिया गया है इक्वल टू है, यानी कि सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, अलग है। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसका शायद डायग्राम बनाया हूं मैं। देखो ये जो सर्कल होगा इस टाइप का होगा, इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, -1, हाँ ये क्या है, z -1 + 2 आयोटा। अच्छा रुको रुको, कहां चला गया ये क्वेश्चन, कहां चला गया, ये देखो 64, ठीक है, ये है, और ये जो है हम लोग का क्या बोलते हैं, वो दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो सेंटर है वो -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो -1 1 आ गया, क्यों, क्योंकि x में प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये जो है वो प्लस में आ जाएगा। ये कैसे मिलता है हम लोग को, x + 1 = 0 रखते हैं तब मिलता है, तो x = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि -1 और 1 जो है इसका सेंटर है। ये कैसे दिखेगा, ये जो है इस टाइप से दिखेगा, ये जो सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर जो है वो -1 1 है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, इसका रेडियस जो है वो 2 है। ठीक है, यानी ये -1 से ये 3 तक जाता, ठीक है, लेकिन अब ये 3 से थोड़ा कम से जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या दिया है, =2 दिया है, तो इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी सिंगुलर पॉइंट है वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगा हम लोग का -1 + -2 आयोटा। तो ये -1 + 2 आयोटा जो है ये ऊपर में है। ठीक है, -1 + 2 आयोटा, और -1 ये -1, और ये y एक्सिस में -2, -1 -2 जो है वो ये यहाँ पे है, यानी कि ये जो हम लोग का रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसके बाहर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो है हम लोग के काम का नहीं है, हम लोग जो है सिर्फ कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, और फिर वहां पे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट करके आप लोग देखिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, पाई आयोटा -2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है बस रेसिड्यू निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं दिया है। इसका सिंगुलर पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, देखो z = 1 है, ये ऑर्डर 2 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि z + 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसका जो मूल है वो क्या आएगा, z = 1, z = 1 आएगा। ठीक है, तो z ये जो है पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ± आयोटा 2 आ जाएगा, तो सभी में रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखो, ये जो है हम लोग का सेम जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे देखो ये जो है डायग्राम बना के ही दे दिया है, और ये जो बाउंड्री है ये 1 है, बोल रहा है ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हम लोग का 1 और 1 है, और ये जो है 1 और -1 है। ये वैल्यू जो है वो -1 -1 है, ये वैल्यू जो है वो -1 और 1 है। ठीक है, तो ये जो है बाउंड्री दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना है। ये वैल्यू देखो, अगर इस वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर रखें तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, z = 3/2, यानी कि 1.5 आएगा, और 1.5 कहाँ होगा, इसके बाहर होगा। ठीक है, माइनस में आएगा। ये -1.5 जो है ये कहाँ पे होगा, ये -1.5 यहाँ पे होगा। यानी ये जो हम लोग का कंटूर दिया गया है, ठीक है, जो रीजन दिया गया है उसके बाहर है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये चीज जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के केस में जो एरिया दिया है हम लोग को इंटीग्रेशन करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे भी एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि इस रीजन में ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। वो एनालिटिक कहाँ पे नहीं है, ये क्या बोलते हैं, z = -3/2 में नहीं है, मतलब इस रीजन में एनालिटिक है। और कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग जो है वो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, घर में बना के देखिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है ना, मैं इसी के आगे जो है वो मर्ज करके आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है?